स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जाएंगे। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक सीबीएसई सिलेबस का है। न्यूट्रिशन करके जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे इसमें, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का। तो शुरू करने से पहले चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे। तो बेसिकली अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से क्राइटेरिया जो एक चीज़ को लिविंग है कि नॉन लिविंग है उसको डिसाइड करता है। सो क्राइटेरिया टू डिसाइड समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग ये पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम लाइफ प्रोसेस में एक्चुअली इस चैप्टर में एंटर होंगे, जिसमें आप 4 अलग अलग पॉइंट पढ़ेंगे। एक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, सेकेंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ विल बी एक्सक्रिएशन। इन सारे टॉपिक के अंदर मेजर टॉपिक में जब सब टॉपिक पढ़ेंगे, अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो उसके अंदर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड लास्ट में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन की मैं अगर बात करूँ तो उसमें हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर प्लांट में, एनिमल में और ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे ह्यूमन की। ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें स्पेसिफिकली आप ट्रांसपीरेशन पढ़ेंगे जो प्लांट में होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन तीनों का पढ़ेंगे। और उसके बाद हम हार्ट, सर्कुलेशन एंड लिम्फ की सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे। लास्ट में हम एक्सक्रिएशन में जाएंगे, जिसके अंदर आप वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या होती है, किस तरीके से वो बनती है, प्लांट कैसे एक्सक्रिएट करता है, ह्यूमन कैसे एक्सक्रिएट करेंगे वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम उसमें स्पेसिफिकली ह्यूमन की एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम किडनी, नेफ्रॉन, स्पेसिफिक जो उसके पार्ट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। अगर किसी की पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है तो उससे डायलिसिस किया जाता है, क्या होता है, कैसे किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, जिसके अंदर एक पेशेंट की किडनी जो कम्प्लीटली फेल हुई है उसको हम रिप्लेस करेंगे, ट्रांसप्लांट करना है कैसे होता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक आउटलाइन मैंने आपको बताई जो चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ोगे, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। बेसिकली अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, राइट, कि ऐसे कौन से क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से हम चेक कर पाए कि हाँ कोई चीज़ जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, राइट। तो बेसिकली कुछ डिफरेंट टाइप, जैसे कि अगर बात करें मूवमेंट की, राइट, तो हम ये कह सकते हैं कोई चीज़ अगर मूवमेंट करती है तो हमें पता चल जाता है, राइट, कि हाँ ये लिविंग है। मैं बात कर रहा हूँ मूवमेंट की, राइट। तो अगर कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है तो हमें इतना ज़रूर पता चलता है कि ये चीज़ लिविंग है। बट क्या ऐसा ज़रूरी है बच्चों कि हर बार एक लिविंग चीज़ ही मूवमेंट करे? नहीं। अगर मैं एक टेबल को पकड़ के खींचूंगा तो ऑब्वियसली वो टेबल अपनी जगह से सरक के दूसरी जगह जाएगा, तो क्या उस टेबल ने मूवमेंट नहीं की? बिल्कुल की। तो अगर वो टेबल मूवमेंट कर सकता है जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, वैसे ही हाँ ये बात अलग है कि उसको हमने अलग से धक्का दिया, तो उससे ये साबित नहीं होता है कि कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो लिविंग है। समझ में आया बच्चों? मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हम किसी चीज़ को मूव करते हुए देखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम मूवमेंट में जाए तो कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जो हमें ईजिली विजिबल हो जाएगी, राइट, हम जिसको देख सकते हैं। जबकि कुछ ऐसी मूवमेंट है जो हम इजीली नहीं देख सकते हैं। दो टाइप की मूवमेंट है, राइट। इजीली विजिबल मूवमेंट कैसे, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी पार्ट्स, राइट। हमारे बॉडी पार्ट, जैसे मैं अपना हाथ ऐसे ऐसे करके हिलाऊं तो राइट मुझे दिखेगा, विजिबल मूवमेंट है बॉडी पार्ट्स की, राइट। और कुछ ऐसी मूवमेंट है जो नहीं दिख सकती, जैसे मेरे ही सेल की। अब मैं तो खुद लिविंग हूँ, आप सब लिविंग है, राइट। तो आपके सेल और मेरे सेल अपने अंदर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट, जिसमें ग्लूकोज बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स को स्मॉलर में। तो वो भी तो एक टाइप की मूवमेंट है, लेकिन वो हमें विजिबल नहीं, हम उसको देख नहीं सकते। कहने का मतलब समझ में आया बच्चों? हम उसको देख नहीं सकते हैं, राइट। तो मूवमेंट की बेसिस पे हम ये बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कोई चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर आप कुछ मैंने इमेजेस रखी है, आप देखेंगे। जैसे पहली इमेज आपको क्या दिखा रही है, बर्ड फ्लाई कर रहा है, ऑब्वियसली उसकी मूवमेंट है। सेकेंड में आप देखो फिश पानी में तैरती रहती है, अंदर स्विमिंग करती है, ऑब्वियसली उसकी मूवमेंट है। नेक्स्ट में लिखा मैंने बायोमोलिक्यूल रखा, राइट। जैसे कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, राइट। फॉर्मूला H2O है तो दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं। सेम मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है एक दूसरे के बीच में, तो वो टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, वापस जुड़ती है, तो वो भी एक टाइप की मूवमेंट है।
और लास्ट फिगर जो है वो हमारे डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स के बारे में, राइट, जिसमें हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट जो मूव करते हैं, तो सारी मूवमेंट है, राइट। तो हम एक मूवमेंट के बेसिस पे ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, राइट। तो लिविंग नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम थोड़ा रियलाइज करेंगे कि अच्छा ये चीज़ लिविंग है। अदरवाइज आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे घर पे एक चीज़ टेबल पे रखी हुई है, बच्चों बताओ लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो आप उसको बिना देखे, बिना उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखे, ना उसको समझे, आप बिल्कुल बिना समझे उसको ये नहीं बता सकते कि सर वो चीज़ तो लिविंग है, बिल्कुल नहीं बता सकते, राइट। तो यहाँ कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मैंने रखी हुई है, जैसे कि अगर हम बात करें, राइट, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग, तो मूवमेंट की बात करते हैं सबसे पहले, मूवमेंट, राइट। तो लिविंग थिंग के अंदर बॉडी मूवमेंट होती है, नॉन लिविंग थिंग जो है मूवमेंट नहीं करती, मूव करेगी एक जगह से, जैसे मैंने आपको टेबल का एग्जांपल दिया था, राइट। सो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट दे आर नॉट लिविंग, अलाइव नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन, दो ऐसे टॉपिक पार्ट है इस लिविंग थिंग के जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सी प्रेजेंट है और नॉन लिविंग दोनों में एब्सेंट रहेंगे, नॉन लिविंग, राइट। न्यूट्रिशन मतलब जो हम खाना खाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट। उसके बाद अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, राइट, तो ग्रोथ लिविंग में भी होता है बच्चों, नॉन लिविंग में भी होता है। अगर लिविंग में हो रहा है तो हम उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं, नॉन लिविंग में हो रहा है तो हम इसको एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल ग्रोथ बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा ब्रीदिंग मूवमेंट यानी कि रेस्पिरेशन लिविंग में प्रेजेंट है, जबकि नॉन लिविंग में ये एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है, नॉन लिविंग में नहीं मिलती है। और सेंसिटिविटी ऑब्वियसली पार्ट, हम जिसको सेंसेशन कहते हैं, जिससे हम सेंस करते हैं, राइट, ऑब्वियसली वो सिर्फ किस में प्रेजेंट रहेगी, लिविंग में प्रेजेंट है, नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म भी हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक शामिल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, अगर हम लिविंग नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करें तो आपको 4 अलग अलग पोर्शन आएंगे उसमें, कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि एक चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है, राइट। तो उसके अंदर मैं आपको अगर बात करूं, राइट, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल हम चलते हैं ग्रोथ को लेकर। तो ग्रोथ को लेकर हम ये बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि ग्रोथ दो तरीके का होता है बच्चों, एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक यानी कि एक्सटर्नल ग्रोथ। अभी क्या है दोनों, पहले तो ग्रोथ की डेफिनेशन दो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यस बच्चों, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, बट ये नंबर ऑफ सेल इंक्रीज सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे, राइट। दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि इंक्रीज इन मास इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ। तो ये लिविंग चीज में होती है, बिल्कुल होती है, ग्रोथ बढ़ेगा, सेल बढ़ेंगे तो उसका मास भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स की जो नॉन लिविंग थिंग है उसका मास भी तो बढ़ सकता है। चलिए एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। बेसिकली क्रिस्टल्स आपने सुने होंगे, केमिस्ट्री में क्रिस्टल्स आते हैं, वो कैसे बनते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कलेक्ट एकदम जुड़ जाएंगे, राइट, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, राइट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज क्रिस्टल। तो क्या उसका मास नहीं बढ़ा? ऑब्वियसली बढ़ा। आइस क्यूब, दो अलग अलग आइस क्यूब को अगर आप टच करते हो, टच करके थोड़ी देर प्रेस करके रखोगे तो वो अपने आप जुड़ के एक हो जाएगा। तो क्या उसका मास नहीं बढ़ा? मास बढ़ा, तो उसका ग्रोथ भी हुआ, लेकिन वो लिविंग तो नहीं है ना। सैंड ड्यून्स का भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, राइट, रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह बनते हैं, मूवमेंट भी दिखाते हैं वो, लेकिन वो लिविंग तो नहीं है ना, क्लियर है। आइसबर्ग, आइस वगैरह जो मैंने अभी आपको क्यूब का दिया, तो आइसबर्ग में भी सेम ही होता है। तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ में, तो हम इसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग। मेरे टेबल पे पड़ी हुई चीज़ लिविंग है कि नहीं लिविंग है, यस ये ग्रोथ कर रही है, तो क्या आप कह सकते हैं लिविंग है? नहीं कह सकते, कि ग्रोथ दो तरीके से हो सकता है, हो सकता है आइस क्यूब मैंने रख दिया हो, राइट। तो हम ग्रोथ के बेसिस पे बिल्कुल नहीं कह सकते कि चीज़ लिविंग है। तो ग्रोथ हट गया बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में से, राइट। उसके अलावा आती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है। रिप्रोडक्शन यानी कि जनरेशन ऑफ न्यू जनरेशन, प्रोडक्शन, नई जनरेशन बनना, राइट। दो टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन सिर्फ कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, राइट। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्शन है, जैसे म्यूल, MULE, म्यूल, म्यूल जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वर्कर भी जो होती है हनी बी के अंदर, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट दे आर लिविंग।
फर्टाइल कपल्स जो ह्यूमन में होते हैं वो तो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट इनफर्टाइल, राइट? जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं मेल और फीमेल, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन वो लिविंग तो है ना, राइट? तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं दावे के साथ कि जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो लिविंग होते हैं, राइट? तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे टेबल पे पड़ी हुई चीज़ ग्रो कर रही है और रिप्रोड्यूस भी कर रही है, देन डेफिनेटली इट विल बी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेम मैं सेंसिटिविटी के बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेंसेशन फील होता है, जैसे हमें गर्मी फील होती है, ठंडी फील होती है, गर्म तवे पे हाथ रखेंगे तो ले लेंगे, तो एक सेंस है, राइट? क्या है? एक सेंस है अपने सर्वाइवल को लेकर। तो सेंसिटिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक बनी अहम। और मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अदर मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी बन सकते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी बन सकते हैं सेल के अंदर। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेप्ट ग्रोथ। क्लियर है बच्चों? ग्रोथ के साथ रिप्रोडक्शन हो, सेंसिटिविटी हो या मेटाबॉलिज्म, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो, दो हो या तीनों के तीनों हो या चार हो, तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये मैंने आपको बताया लिविंग और नॉन लिविंग को हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिकली इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। तो स्टार्टिंग से पहले हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली अगर हम इसके अंदर जाए तो लाइफ प्रोसेस डिफरेंट 4 अलग अलग टाइप की है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रीशन। इन चारों के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है? ताकि क्या वीडियो की लेंथ इतनी बड़ी ना हो जाए पूरा चैप्टर की। क्लियर है? लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द लाइफ। एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर जितनी सारे मेटाबॉलिक चेंज आए, नेसेसरी कोई भी ऐसी प्रोसेस हो, वो सारी प्रोसेस को हम क्या कंसीडर करते हैं? लाइफ प्रोसेस कंसीडर करते हैं, राइट? जैसे कि न्यूट्रिशन है पहली प्रोसेस हम। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है? बेसिकली द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशन, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को अपटेक करता है और उसकी बॉडी उसको क्या करती है? यूटिलाइज करती है। तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, राइट? सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिशन में जो हमने फूड लिया उसको हम बर्न करते हैं बॉडी में। हमारे सेल उसको बर्न करते हैं। क्यों बर्न करते हैं? स्पेसिफिकली एनर्जी रिलीज करने के लिए। क्या? टू रिलीज द एनर्जी, एनर्जी रिलीज करना है हमें, तो उसके लिए हम बर्न करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है, हेल्प चाहिए। जब हम एनर्जी रिलीज करेंगे, हमारे सेल एनर्जी रिलीज करेंगे, तो दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। क्लियर है? अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसेस, एक स्पेसिफिक ऐसी प्रोसेस जिसमें मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दैट इज प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर and waste products they are carried from one part of the body to the another। जहां जहां रिक्वायरमेंट है उस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रिएशन। बेसिक प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म बॉडी। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट को, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे चारों प्रोसेस के बारे में तो ये पता चलेगा कंटिन्यूटी फॉर्म में है। सबसे पहले न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? बेसिकली फूड अपटेक करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। सेकंड, रेस्पिरेशन में हम उस फूड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम एनर्जी बनाने के बाद उस मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन को, व्हाटएवर जो भी मॉलिक्यूल बना उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड एक्सक्रिएशन के अंदर हम उसको रिमूव करते हैं। क्लियर है बच्चों? नीचे जो फिगर है डाइजेस्टिव सिस्टम रखा है मैंने, रेस्पिरेटरी डिटेल में हम पढ़ेंगे डे टाइम, राइट? सारे सिस्टम जो यूरिनरी सिस्टम है एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये चारों के चारों मैंने रख दिया। पहली वाली न्यूट्रिशन है, दिस वन। सेकंड जो है वो रेस्पिरेशन है, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन आती है, एंड फोर्थ वन विल बी एक्सक्रीशन। क्लियर है? ये बेसिक मैंने आपको बताया लाइफ प्रोसेस के बारे में। अब हम बेसिकली शुरू करेंगे हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रिशन। हमारा आज का टॉपिक और इस चैप्टर का पहला पॉइंट न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स and its utilization, that is known as nutrition।
राइट, सेम डेफिनेशन है. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेजेस. बॉडी के अंदर काफ़ी सारे डैमेज पार्ट होते हैं, राइट. मतलब कि हम ऐसे टकराए और हमारा कुछ सेल डैमेज हो गए, टिश्यू डैमेज हो गए, कुछ हमें लगता रहता है. तो ऐसे डैमेजेस को रिपेयर करना है तो भी हमें एनर्जी चाहिए. बॉडी ग्रोथ करनी है, ऑब्वियसली डेवलपमेंट करनी है, ऑब्वियसली क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. तो ये सारी एनर्जी आती कहाँ से, ऑब्वियसली फूड से आती है. और फूड हमें अपटेक करना है, मतलब हमें न्यूट्रिशन प्रोसेस करनी है. क्लियर है. अब हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है वो सारी की सारी बेसिक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड करती है, दैट इज कार्बन. लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल. अगर आप देखेंगे तो अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ, शुगर, राइट, तो इट्स फॉर्मूला इज C6H12O6. C6 कार्बन के मॉलिक्यूल 6 है उसके स्ट्रक्चर में, राइट. द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज फूड, वाटर एंड एयर. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब हम बेसिकली इसके मोड्स की बात करते हैं. तो न्यूट्रिशन की दो मोड्स हैं. फर्स्ट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेकंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. दो मोड है, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक. हेटेरोट्रोपिक फर्दर तीन अलग अलग मोड में डिवाइड होता है, जिसमें एक है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. क्लियर है. इसमें फर्दर जो है हम डिवाइड करेंगे. अगर मैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, राइट. तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम केमो ऑटोट्रोप्स डालेंगे एंड फोटो ऑटोट्रोप डालेंगे. एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा मैं. केमो ऑटोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमो मतलब केमिकल, ऑटो मतलब ऑटो अपने आप जो है खाना बनाए. तो केमिकल यूज करके अपना खाना बनाने वाले ऑर्गेनिज्म केमो ऑटोट्रोप्स. एग्जाम्पल इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. कौन सा? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. दूसरा बता रहा हूँ फोटो ऑटोट्रोप्स. फोटो का मतलब होता है लाइट, ऑटोट्रोप मतलब खुद खाना बनाना. तो लाइट यूज करके जो ऑर्गेनिज्म खाना बनाते हैं वो, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स. क्लियर है. ये मैंने बात की ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ हेटेरोट्रोपिक की, राइट, जिसमें सेप्रोफाइटिक आ रहे हैं, तो उसमें आएंगे जो डेड मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. एग्जाम्पल इज फंगस, फंजाई. पैरासाइटिक की बात करते हैं, एग्जाम्पल इज कसकटा, लाइस वगैरह वगैरह, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी सर्वाइवल को रखते हैं. मतलब या तो उसकी बॉडी में या जो अपना होस्ट होता है उसके ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहकर अपना फूड जो है ऑप्टिक करते हैं, दैट इज पैरासाइटिक. होलोजोइक, होलोजोइक यानी जो ह्यूमन करते हैं. काफ़ी ऐसे एनिमल है. होलोजोइक का मतलब जो सेप्रोफाइटिक भी होती है, पैरासाइटिक मतलब कॉम्बिनेशन क्या है, मिक्स है. क्लियर, मिक्स कॉम्बिनेशन है होलोजोइक. उसमें फर्दर टाइप्स हैं. फ्रूगिवोरस है जैसे कि बर्ड, बेट्स. हर्बीवोरस है जैसे डियर, रेबिट. कार्निवोर है लाइक लायन, टाइगर. ओमनीवोर आते हैं, बियर्स हमारे जैसे ह्यूमन. डेट्रीवोर्स आते हैं जो अर्थवॉर्म्स है एग्जाम्पल. सेंग्यूनिवॉर्म्स आते हैं, मॉस्किटो, लीच. ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो मिक्स होता है ना, खिचड़ी टाइप, राइट, हम उसको खिचड़ी भी कह सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में. क्लियर है. अब बेसिकली मैं आपको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का डिफरेंस यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब आप एग्जाम देंगे सीबीएसई वगैरह की, तो आपको ये डिफरेंस पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, राइट. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, सो द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल. कीप इन माइंड यहाँ पर इनऑर्गेनिक एज ए रॉ मटेरियल है, राइट. इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज करके वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना प्रिपेयर कर रहा है, अपने आप कर रहा है, ऑटोट्रोपिक है. जबकि हेटेरोट्रोपिक में ऐसा नहीं है, उल्टा है. द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रोप्स. यानी कि डिपेंड करते हैं, राइट. तो डिपेंड किसके ऊपर किया उन्होंने, ऑब्वियसली ऑटोट्रोपिक के ऊपर, राइट. ऑटोट्रोपिक ने खाना बनाया, वो खाना वो खा रहे हैं. उसके अलावा कुछ दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं. क्लियर है. सो बेसिकली अगर मैं आपको स्पेसिफिक डेफिनेशन बोलूँ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, तो इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms are able to build up their own organic food from inorganic raw material. Clear है. अगर हेटेरोट्रोपिक की डेफिनेशन में बोलूं तो it is a mode of nutrition in which the organism obtain ready-made organic material or food outside the source. कहीं से भी मिल सकते हैं उनको, ठीक है. ये ऑटोट्रोपिक के पास से भी ले सकते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस ये कह रहा है कि इसकी कुछ मेनली टाइप्स है. तो ऑटोट्रोपिक जो है, the process involve two main type. एक है फोटोसिंथेसिस, सेकेंड इज केमोसिंथेसिस. केमिकल यूज करना और खाना बनाना केमोसिंथेसिस. लाइट एनर्जी यूज करना
फोटोन, और खाना बनाना फोटोसिंथेसिस, डिटेल में पढ़ेंगे। हेटेरोट्रोपिक द मेजर प्रोसेस, जो भी मैंने आपको बताया, राइट, सेप्रोफाइटिक आ जाएगा उसमें, पैरासाइटिक आ रहा है, होलोजोइक आ रहा है, प्रीडेशन आ रहा है, शिकार करना। थर्ड डिफरेंस पे आते हैं ऑटोट्रोपिक में, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब खाना बना रहे तो किचन चाहिए, हम अपने घर में खाना बना रहे तो किचन चाहिए, तो ग्रीन प्लांट्स इसका एग्जांपल है, तो ऑब्वियसली उसका किचन जो है वो क्लोरोफिल है, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% तो हर एक ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट होगा ही। हेटेरोट्रोपिक की बात करें तो यहाँ क्लोरोफिल जो है वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि उसको खाना नहीं बनाना, वो डिपेंड करता है ऑटोट्रोपिक के ऊपर, राइट। अगर मैं फोर्थ डिफरेंस के पास जाऊं, द ऑर्गेनिज्म यूजिंग दिस मोड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। क्या कहते हैं उसको, प्रोड्यूसर, यानी कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं खाना, और जो इसको खा रहा है उसको कहते हैं हम कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर्स आर द नॉन नेम ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, राइट। और लास्ट डिफरेंस एग्जांपल मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोपिक का, ह्यूमंस हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। क्लियर है बच्चों, ये आपका डिफरेंस हो गया। आपको कम से कम आपको 3 से 4 डिफरेंस याद रखना है, एक एक तो डेफिनेशन हो गई, एक प्रोसेस हो गया, एक एक एग्जांपल हो गया, एक क्लोरोफिल हो गया। क्लियर है, बहुत ही इजी और बेसिक चीज है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स में आगे बढ़ते हैं। 3 जैसे हमने बोला था, 3 है, सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है एंड होलोजोइक है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे सेप्रोफाइटिक की। तो सेप्रोफाइटिक क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड। कहाँ से, डेड एंड डीके, डीके मतलब सड़ती हुई चीजें, तो डेड मटेरियल या सड़ती हुई चीजों में से, ऑर्गेनिज्म में से खाना बनाता है, अपना खाना। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी, बॉडी से बाहर वो फूड मटेरियल को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करेंगे। पहले बॉडी से बाहर क्या करेंगे, फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ मैंने मेंशन किया है, मशरूम, ब्रेड मोल्स, ईस्ट अपार्ट फ्रॉम डेड। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं, सब बैक्टीरिया जो करते हैं, क्या करते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अगर मैं पैरासाइटिक की बात करूं, सो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ होस्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि वो अपने होस्ट में से खाना बनाते हैं विथआउट किलिंग देम। उसको मारना नहीं है, होस्ट को मारेगा नहीं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अगर हमारे पास है तो मुर्गी को थोड़ी मारेंगे, कहावत तो सुनी है आपने, राइट। तो ये होस्ट को किल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल कसकटा है, अमरबेल, ऑर्किड, टिक्स आपने देखे होंगे, लाइस देखे, लीचीज देखिए, राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, प्लाज्मोडियम, में बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ लिखे, प्लाज्मोडियम वगैरह। आप दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, दैट विल बी इनफ फॉर यू, राइट। तो पैरासाइटिक मोड में होस्ट को जिंदा रखना है, मारना नहीं है, लेकिन फूड उसी से लेना है। थर्ड, होलोजोइक न्यूट्रिशन, बेसिकली ऐसा न्यूट्रिशन टाइप है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म खाना डायरेक्टली ले लेते हैं और उसको उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासाइटिक में ऐसा नहीं था ना, राइट। सेप्रोफाइटिक में अगर हम देखेंगे उसमें भी ऐसा नहीं था। क्लियर है, बाहर हो रहा था, लेकिन होलोजोइक में बॉडी के अंदर पहले वो खाना क्या करेंगे, डायरेक्टली लेंगे फूड को, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे बॉडी में, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करेंगे। एग्जाम्पल जो है इसका वेल नोन एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, ह्यूमंस। उसके अलावा बर्ड्स है, फिशीज है, अमीबा है, पैरामीशियम, सारे एग्जाम्पल। क्लियर है, जैसे यहाँ पर कुछ डायग्राम है, ये मशरूम का डायग्राम है, फर्स्ट वन। सेकेंड अमरबेल है, कसकटा। थर्ड अमीबा है, देखो यहाँ से फूड ले रहा है वो, यूग्लिना है जो इसको अपटेक कर रहा है। क्लियर है, तो ये टाइप है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला था कि कीमो ऑटोट्रोप्स भी हम कंसीडर करते हैं ऑटोट्रोपिक के अंदर, राइट। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया था और फोटोट्रोपिक का हमने ग्रीन बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया था। क्लियर है, ये और एग्जांपल राउंड वॉर्म, लाइस, पैरासाइटिक राउंड वॉर्म्स, लीच वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन प्लांट में, दो अलग अलग टाइप, प्लांट में न्यूट्रिशन, एनिमल में न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बेसिकली जब हम प्लांट के न्यूट्रिशन की बात करेंगे बच्चों, तो हम ऑब्वियसली इंक्लूड करेंगे फोटोसिंथेसिस, राइट। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच plants prepare their food by using
कार्बन डाइऑक्साइड, राउंड वाटर। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है, तो एक है कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको चाहिए, सेकंड वाटर, थर्ड सनलाइट चाहिए, एंड द फोर्थ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज किचन, क्लोरोफिल चाहिए। क्लियर है? यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो फूड बनेगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, राइट? और फिर वो उसको स्टोर करेंगे किस फॉर्म में? स्टार्च में। जो फूड उसने बना लिया कार्बोहाइड्रेट, उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके क्या करना है? उसको स्टोर करना है। और जब ये काम होगा तब ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज होगा, किसमें? फोटोसिंथेसिस में। क्लियर है? सो इक्वेशन में हम जाएंगे फोटोसिंथेसिस की। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो 6CO2 + 12H2O। सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगी क्लोरोफिल के अंदर, तो हमारा एंड प्रोडक्ट जो है वो है C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज, शुगर है। साथ में हमें बाय प्रोडक्ट में H2O के मॉलिक्यूल मिलेंगे, कितने? 6, और ऑक्सीजन की भी मॉलिक्यूल मिलेंगे 6। अब ये जो 6O2 मिला है, राइट, ये प्लांट के लिए बाय प्रोडक्ट है, तो प्लांट उसको बाहर रिलीज कर देगा, और ये वाटर जो है वो वापस वो अपने अंदर ही यूज कर लेगा कहीं ना कहीं। क्लियर है? राइट? इक्वेशन बैलेंस है, आपको ये देखना है इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो इस साइड एरो के लेफ्ट साइड के अंदर जो चीजें होती है वो राइट साइड में भी होनी चाहिए, तभी इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस होती है। ये आप केमिस्ट्री में सीख चुके हैं, राइट? तो ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। न्यूट्रिशन जो है जिसमें स्पेसिफिकली फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 11th में इसको वापस पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस को, ठीक है? प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो 3 मेजर स्टेप है। पहला स्टेप ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद सनलाइट को कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप विल बी द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। पैरेलल वाटर को स्प्लिट करेंगे, वाटर यानी कि H2O। H2O को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ, तोड़ देता हूँ, तो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग मिलेंगे। क्लियर है? तो सेकंड में क्या होता है? लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी प्लस H2O जो है उसको ब्रेक डाउन करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। एंड द थर्ड स्टेप विल बी द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसने एटमॉस्फेयर से लिया था कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हाइड्रोजन की हेल्प लेकर, हाइड्रोजन कहाँ से मिला? उसको वाटर से मिला, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, उसको क्या कन्वर्ट कर देगा? वो कार्बोहाइड्रेट में। तो बेसिकली photosynthesis is the conversion of light energy to chemical energy with the help of chlorophyll. क्लियर है? अगर यहाँ डायग्राम में अभी आप देखेंगे तो वही है। अब यहाँ बेसिकली ये हमें देखना है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको एक रिक्वायरमेंट है, कहाँ से मिला? इन्वायरमेंट से मिला, ठीक है? दूसरा रिक्वायरमेंट वाटर का था, उसका कहाँ से मिला? उसको सॉइल से मिला, रूट के थ्रू। तीसरा सनलाइट, तो आपको पता है सनलाइट तो एयर में से ही मिल जाएगी, राइट? स्काई में से मिल जाएगी, तो ये इनको सारी चीज़ें मिल गई है, राइट? तो फोटोसिंथेसिस किचन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? लीफ में प्रोसेस करेंगे और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और ग्लूकोज को उसके अंदर स्टोर करेंगे स्टार्च की फॉर्म में। गुड, सबको आ गया ये सब। बहुत ही ईजी टॉपिक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसी के अंदर कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं आपको, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल जो है दैट इज किचन, किचन के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। सो क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स। लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं। इफ यू ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन, अगर मैं किसी लीफ का क्रॉस सेक्शन रखूं, राइट, माइक्रोस्कोप के नीचे, सो वो वी कैन सी सेल्स कंटेनिंग ग्रीन डॉट, हमें ग्रीन डॉट वाले सेल्स मिलेंगे, राइट? देखो यहाँ पर डायग्राम, राइट? अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, अभी डायग्राम को मैं बड़ा कर देता हूँ, क्लोरोप्लास्ट हमें मिल रहा है, राइट? सी हमें क्या मिल रहा है? क्लोरोप्लास्ट। देखो ये एक लीफ है, उसका एक स्ट्रक्चर है, राइट? अगर इसके फॉर्मेशन में जाएंगे तो हम 3 लेयर में जाएंगे। पहला जो ऊपर है दैट इज अपर एपिडर्मिस, फिर आता है मेसोफिल, थर्ड आता है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में पोर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज स्टोमेटा। मेसोफिल जो उसमें एयर स्पेस प्रेजेंट है, पैलिसेटिक मेसोफिल सेल और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स भी प्रेजेंट है। और अपर जो एपिडर्मिस है उसमें वैक्स का क्यूटिकली लेयर होता है। ये उसका स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। एक सेल के अंदर बहुत सारे, जैसे ये प्लांट सेल है, राइट, उसके अंदर ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, जो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है किचन। और उसके अलावा आपको पता है प्लांट सेल में सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, लार्ज वैक्यूल होती है। अब देखो कितनी बड़ी है लार्ज वैक्यूल, और इसी लार्ज वैक्यूल की वजह से जो इसका न्यूक्लियस है वो साइड में आ जाता है, किसी एक साइड में, और साइटोप्लाज्म होता है सेल में। ये है क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, राइट, तो उसके पास क्या है? एक तो मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन 2 अलग अलग मेम्ब्रेन से बनती है। द फर्स्ट वन विल बी द आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड विल बी द इनर मेम्ब्रेन।
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, राइट, उस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, राइट, खाली जगह है, क्लियर है। उसके अंदर आप अगर आप ऑर्गेनल के अंदर आ जाओ तो यहाँ पर आपको ये खाली स्पेस दिख रहा है, उस खाली स्पेस को जो येलो कलर का मार्क किया उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। एक्विस फ्लूइड है, पूरा लिक्विड टाइप का फ्लूइड भरा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। इसी स्ट्रोमा में थाइलेकोइड प्रेजेंट होते हैं। थाइलेकोइड मतलब सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, सी सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या हम बोलते हैं, थाइलेकोइड। अगर ये कोयले जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइन लाइक थाइलेकोइड का कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है, एक दूसरे को अगर आप कॉइन रखो ना, स्टॉक बन जाएंगे, स्टॉक ऑफ थाइलेकोइड, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेनम। सी एक के ऊपर एक सिक्का रखो कैसे थप्पी जैसा बन जाएगा, तो ऐसा है, एक के ऊपर एक थाइलेकोइड रखेंगे और जो थप्पी जैसा बनेगा उसको हम बोलते हैं ग्रेनम, क्लियर है। ऐसे दो ग्रेनम को कनेक्ट करने वाला जो ये पोर्शन है उसको हम बोलते हैं लेमेला। किसको, दो ग्रेनम को कनेक्ट करने के लिए जो ब्रिज बना है उसको हम बोलते हैं लेमेला। और अगर इंडिविजुअल थाइलेकोइड के अंदर आप जाओगे तो आपको वहां पर ल्यूमेन मिलेगा, जैसे हमारे सेल का साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही ल्यूमेन, क्लियर है। यहाँ ये साइट एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। ये बेसिकली स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, जिसमें आप देखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल आउट इन होते हैं और CO2 मॉलिक्यूल भी सेम। बेसिकली ये ऑस्मोटिक प्रोसेस भी होती है और डिफ्यूजन प्रोसेस भी होती है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल या सॉल्यूशन फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर वन, राइट। गार्ड सेल ओपन होते हैं, हाई वाटर कंटेंट अंदर है, हाई वाटर वेपर, ये बाहर आ जाती है हाई टू लो स्टोमेटापोर से, जबकि CO2 अंदर जाता है हाई टू लो। सो मूवमेंट इज फ्रॉम हाई टू लोअर वन, क्लियर। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। सेम ये दूसरा एक मेजो पूरा 3D टाइप स्ट्रक्चर लिया गया है, स्पेसिफिकली गार्ड सेल स्टोमेटा है, और वो क्या करेंगे, एंट्री एग्जिट करेंगे। 3D एक इमेज मैंने आपको रखी है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए किस तरीके से स्ट्रक्चर है। ओके, अब बढ़ते हैं क्लोरोफिल की बात स्टोमेटा की ओर। बेसिकली टाइनी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, स्टोमेटा क्या है, पोर लाइक स्ट्रक्चर है। देयर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स, पोर लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स की है, अंदर प्रेजेंट है। स्पेसिफिकली हर एक स्टोमेटा के पास गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, पेयर होती है गार्ड सेल की, जो बीन जैसे अगर आपको देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो, राइट, जैसे कि वो एक ट्यूब होती है, राइट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग अगर मैं आपको समझाऊं तो वो वाटर फील होता है और रिलीज होता है उसके ऊपर बेस्ड है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे आपने वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब देखा होगा, राइट, पानी में जब स्विमिंग पूल में तैरने जाते हैं ना, तो जिसको तैरना नहीं आता या पहली बार करता है ना, तैरने जाता है, तो उसको एक ट्यूब पहनाई जाती है। एज्यूम करिए वो गार्ड से, जब उसमें आप पूरी तरीके से हवा भर देंगे तो फूल जाएगा, तो उसके अंदर आपको पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, होल दिखेगा। लेकिन अगर उसकी हवा सारी निकाल दो, सारी हवा निकाल दो, तो उसका स्ट्रक्चर जो है ना बिखर जाएगा। तो वो हो सकता है वो पोर बंद हो जाएगा, अगर आप ऐसे एकदम से उसको इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा और उसके पोर जो है दब जाएंगे, क्लियर है। ये देखो, ये ओरिजिनल इमेज मैंने रखी है यहाँ पर आपको स्टोमेटा, देखो ये ओरिजिनल एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसके अंदर आपको स्टोमेटा दिख रहे हैं, क्लियर। एक एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दी है जिससे ये प्रूव होता है कि क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। इस एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, आपको क्रोटन प्लांट चाहिए। देखो मैंने यहाँ नीचे फोटो रखा है, ये क्रोटन प्लांट है। ये बेसिकली आपने देखा ही होगा, आपके आसपास भी हो सकता है, और आपने विजिट की होगी कोई गार्डन वगैरह तो वहाँ पे भी होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रूव करना है क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, कंपल्सरी है। कैसे प्रूव करेंगे, एक प्लांट ले लीजिए, क्रोटन प्लांट। अब उसको आपको क्या करना है, डार्क रूम में रख देना है 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखेंगे, सनलाइट नहीं देंगे तो उसने क्या किया, फूड नहीं बनेगा। तो जो उसने स्टोर किया है स्टार्च के फॉर्म में, राइट, स्टार्च के फॉर्म में जो फूड स्टोर किया है वो भी इसलिए यूज करना है, तो सारा फूड यूज हो जाएगा। जब उसके पास कुछ खाना ही नहीं बचा 3 दिन तक, 3 दिन के बाद आप उसको निकालिए, 6 घंटे के लिए उसको सनलाइट में रख दीजिए। 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख दीजिए। उसके बाद आप उसमें से एक लीफ को डिटेच करिए, तोड़ लीजिए, टेक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। उसके बाद आप उसमें ग्रीन एरियाज को मार्क कर लीजिए, लीफ के ग्रीन एरिया कौन कौन से है उसको एक पेपर पे मार्क कर लीजिए, राइट। उसके बाद उस पे उस पूरे लीफ को आप डीप करिए किसके अंदर, बॉइलिंग वाटर में। जब बॉइलिंग वाटर में आप इस लीफ को बॉइल करेंगे बेसिकली डीप करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वापस उसको अल्कोहल में डीप करना है और फिर उसको वाटर बाथ में हीट करना है ताकि उसके अंदर जितना भी कलर है, राइट, वो रिमूव हो जाए, तो कल डीकलराइज हो जाएंगे वो, राइट।
और बेसिकली अल्कोहल की ट्रीटमेंट हमने दी है, तो जितने भी क्लोरोफिल है वो भी उसमें से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लीफ को वापस वॉश करेंगे और इसको आयोडीन वाले सॉल्यूशन में डीप करेंगे। क्लियर है? आयोडीन डीप वाले सॉल्यूशन में डीप करने के बाद हम अगर उसको आयोडीन यूज कर रहे हैं ताकि आयोडीन जो है स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है, राइट। अब उसने लीव जो है ग्रीन पोर्शन, वहां अगर खाना बनाया है, हमने क्लोरोफिल हटा दिया, सिर्फ वहां पर स्टार्च होगा। किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टार्च प्रेजेंट होगा और वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो आयोडीन के सॉल्यूशन में अगर आप डीप करोगे तो जहां जहां लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है वहां वहां आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा। ठीक है, ब्लू और ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा। तो इससे प्रूव होता है, राइट, रिएक्शन से क्या प्रूव होता है कि क्लोरोफिल जो है वो नेसेसरी है, लेकिन ये सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में होगा, क्योंकि स्टार्च के साथ ही आयोडीन रिएक्ट करता है और स्टार्च वहां होगा जहां जहां ग्रीन पोर्शन है, क्लोरोफिल है। क्लियर है? तो इस एक्टिविटी से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है कंपल्सरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक और एक्टिविटी है, इस तरीके से पेजेस आपको मिलेंगे। एक और एक्टिविटी है जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। कुछ नहीं करना, नीचे डायग्राम देखो, बेसिकली ऐसे दो प्लांट ले लेने हैं आपको, बेल जार के स्ट्रक्चर में उसको डीप मतलब ढक देना है कम्प्लीटली। प्रोटेक्ट प्लांट है, बेल जार के अंदर उसको ढक दीजिए, एयर टाइट कर दीजिए। एक के अंदर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दीजिए वॉच ग्लास में भर के। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम है कि उसके अंदर एनवायरमेंट में यहाँ पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन कर लेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट, कवर हमने कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसके पास है ही नहीं, अब उसको सनलाइट दीजिए। अगर आप सनलाइट देंगे तो सनलाइट तो ग्लास में से आप आराम से अंदर चल जाएगी प्लांट तक, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है पहले वाले में, ए में, बी में है। तो बी में क्या मिलेगा हमें? ऑब्वियसली फूड बनेगा। बस इतना करने के बाद कुछ टाइम रखने के बाद, मान लीजिए 3 से 4 घंटे सनलाइट में रख दीजिए, फिर इस प्लांट को आप वापस ले जाइए लेब में या कहीं पे भी और उसको स्टार्च स्टेच करिए। जो पहले वाला ये वाला हमने स्टार्च किया ना, स्टार्च आयोडीन सोल्यूशन वाला, बस आयोडीन के सोल्यूशन में डिप करिए, आपको पता चल जाएगा जहां जहां स्टार्च प्रेजेंट होगा वहां वहां क्या मिलेगा? ब्लू ब्लैक डार्क मिलेगा। जो हमें किस में मिलेगा? सर बी वाले में मिलेगा, ए वाले में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं, तो उसने खाना बनाया ही नहीं। तो ये दोनों एक्टिविटी है आपके स्कूल के प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व है। एक यहाँ बेसिकली मैंने वीडियो भी रखा था आपको ये दिखाने के लिए। प्लांट में आपको मैं लेके चले जाऊंगा 3D स्ट्रक्चर। एक लीफ के अंदर ट्रैवल करवा रहा हूँ, 3D एनिमेशन है। आपको ये फील हो कि आप उस लीफ के अंदर गए हैं। ताकि आप सारी एक्टिविटी को समझ सके। स्टोमेटा आ गया, स्टोमेटा की हेल्प में हम मर जाएंगे गार्ड से गए। देखिए हम अंदर के बहुत सारे सेल्स आपको दिखेंगे अंदर। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें जाना है, एक सेल में अंदर जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हमें जाना है? एक सेल के अंदर हम एंटर हो गए, बोल के सब। अब यहाँ से टारगेट हम करेंगे क्लोरोप्लास्ट का। तो आप सबको फील होगा कि हाँ आप सब घुसे। देखो मैं तो अंदर घुस गया पूरे प्लांट के अंदर, आप भी घुसे। देखते रहिए कितना मजा आ रहा है, 3D एनिमेशन है। और ये हम जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। स्टॉक ऑफ, देखो ये थाइलेकोइड है सारी की सारी, अगर आप देखेंगे तो थाइलेकोइड है और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है, जिसके ऊपर सारी एनर्जी फॉर्मेशन की क्या है? साइट है। मतलब वहां पर सारे रिएक्शंस होते हैं, एनर्जी बनती है, फूड बनता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे, ग्लूकोज है, ये साइट है थाइलेकोइड, जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो ये हमने
हमने जो पढ़ा वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया है पूरा का पूरा। अब हम बात करेंगे एनिमल में न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा सबसे पहले, उसके बाद हम ह्यूमन में जाएंगे। अमीबा की हम बात करें तो बेसिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। एनिमल आपको पता ही है, लिविंग वाटर में आपको मिलता है, लिविंग इन वाटर। बेसिकली ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, और इसी सूडोपोडिया की हेल्प लेकर वो क्या करेंगे, अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, राइट। इनसाइड द वैक्यूल्स वो अपना पूरा डाइजेशन वगैरह करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम रखा है। तो बेसिकली अगर इसके टाइप में जाएं तो एक होता, स्टेप्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक होता है इंजेक्शन जिसमें वो खाना अपटेक करने की कोशिश करता है, फोटोसाइटोसिस की प्रोसेस से, सॉरी फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से सूडोपोडिया फैलाते हैं, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर, और अपना खाना प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखो ये ओरिजिनल डायग्राम है, और ये जो आप देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज सूडोपोडिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको फूड दिख रहा है इसका, राइट। और ये वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये पहला स्टेप है उसका इंजेक्शन का। सेकंड, जब वैक्यूल बन के अंदर चले जाएगी तो सेकंड स्टेप आ जाएगा उसका डाइजेशन का। सी यहाँ पर स्टेप वाइज लिखा मैंने, इंजेक्शन हो गया पहला स्टेप में। देखिए सेकंड स्टेप जो है वो है डाइजेशन का। डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मूवमेंट एसिमिलेशन करने के बाद लास्ट स्टेप वो है इंजेक्शन का। जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वेस्ट, उसको वो क्या करता है, बॉडी के अंदर से रिमूव कर देता है। कौन? अमीबा। बेसिकली अमीबा पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है, स्टेप के हिसाब से, राइट। इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। क्या है? एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। सो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। सी यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने रखा है अमीबा का। सूडोपोडिया यहाँ पर है फैले हुए, से ये फूड पार्टिकल को देखो एंगल्फमेंट की और यहाँ से लेके जा रहे हैं। वैक्यूल प्रेजेंट होती है कॉन्ट्रैक्टाइल। इसका एक बेसिक वीडियो रखा है, आप वीडियो देखिए, ओरिजिनल वीडियो माइक्रोस्कोप से लिया गया, आपको ज़्यादा मजा आएगा। अमीबा जो है किस तरीके से मेरा मोशन को खा रहा है, सारे के सारे जो है ना मेरा मोशन। यहाँ पर सूडोपोडिया बनता है, सूडोपोडिया बना है, उसको ट्रैप कर दिया। इस तरीके से ये बाकी जो है ना वो छोटे-छोटे वो ट्रैप।